तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सट्रीमिस्ट फेज के बारे में। तो एक्सट्रीमिस्ट फेज कब से कब तक था? तो 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल से स्टार्ट होकर गांधी जी के पॉलिटिक्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने तक, यानी 1909 तक ऑलमोस्ट ये फेज था। तो ये स्टार्ट होता है पार्टीशन ऑफ बंगाल के साथ, जब लोगों को लगता है कि नहीं, प्रेयर और पिटिशन करना सही तरीका नहीं है ब्रिटिश को परसुएड करने का, क्योंकि ब्रिटिश इंडियन जनता की कोई भी ग्रीवांसेस को नहीं सुन रही थी। तो जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ तो काफ़ी अनरेस्ट पैदा हो गई थी इंडिया में, और तब जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे वो काफ़ी प्रोमिनेंट हो गए इंडियन पॉलिटिक्स में। तो इसलिए इस फेज को एक्सट्रीमिस्ट फेज कहा जाता है। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले तो उस समय जो वाइसरॉय थे इंडिया के, वो थे लॉर्ड कर्जन, और ये हुआ था 1905 में। तो इसका रीज़न क्या दिया था ब्रिटिशर्स ने पार्टीशन ऑफ बंगाल करने का? तो उन्होंने ये रीज़न दिया था कि बंगाल वॉज टू लार्ज टू एडमिनिस्टर, तो काफ़ी बड़ा है बंगाल उनके लिए एडमिनिस्टर करने का। तो ये उनका रीज़न था। लेकिन असली रीज़न क्या था जो वो छुपाना चाह रहे थे? तो असली रीज़न ये था कि वो एक रिफ्ट लाना चाहते थे, एक डिवाइड लाना चाहते थे बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। ठीक है, तो जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ बंगाल था वो मुस्लिम से ज़्यादा पॉपुलेटेड था, और जो वेस्टर्न पार्ट था उसमें हिंदूज थे। तो इसलिए उन्होंने ये डिवाइड पैदा की। ठीक है, तो ये काफ़ी इससे अनरेस्ट पैदा हुआ, और इसके कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला भी कंपोज किया। ठीक है, जो कि करेंटली बांग्लादेश का नेशनल एंथम है। ठीक है, आमार सोनार बांग्ला। तो ये किस मौके पर इन्होंने कंपोज किया था ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट काफी जोर पकड़ने लगा अंडर द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स। तो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स अब प्रेयर पिटिशन तक नहीं रुके, स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट तक आ गए। फिर 1906 में एक और बड़ा इंसिडेंट हुआ जिसे कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। ठीक है, तो मुस्लिम लीग फॉर्म हुआ 1906 में आफ्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो ये उस समय एक बहुत बड़ी पार्टी नहीं थी जो कि सारे मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करती थी। ये कुछ लोगों ने फॉर्म की थी, जिनमें से फाउंडर में सबसे इंपॉर्टेंट अदा किया था नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका और आगा खान ने। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, फाउंडर नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका एंड आगा खान। ठीक है, जिनमें नवाब सलीमुल्लाह ने मेन रोल अदा किया था, इसलिए अगर सिर्फ एक नाम आए तो नवाब सलीमुल्लाह होगा इसका आंसर। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग किसने की थी? तो मुस्लिम लीग जैसा मैंने बताया कि ये पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करती थी, एक स्मॉल पार्टी के रूप में ये फॉर्म हुई थी 1906 में, और ये उस समय सपोर्ट करती थी पार्टीशन ऑफ बंगाल को। ठीक है, तो जब जहाँ पे पूरी एक तरह से कहें इंडियन नेशनल कांग्रेस और जितने भी सिटीजन्स थे वो अपोज कर रहे थे, इवन बंगाल के जितने भी सिटीजन्स थे, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, सब अपोज कर रहे थे, वहां पर मुस्लिम लीग ने इसे सपोर्ट किया था। ठीक है, अब 1906 में एक और चीज हुआ। कांग्रेस के सेशन में दादा भाई नौरोजी जो थी वो बने कांग्रेस के प्रेसिडेंट। ठीक है, और इसमें स्वराज इज द गोल डिसाइड हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो अभी तक स्वराज की बात नहीं हो रही थी, वो सिर्फ एक तरह से हम कहें तो ब्रिटिशर्स को ही एक तरह से परसुएड करते थे कि आप हमारे भी कुछ पॉलिसीज लाएं, लेकिन स्वराज यानी सेल्फ गवर्नेंस जो था वो आया था 1906 के सेशन में। ठीक है, तो 1907 में क्या होता है? सूरत स्प्लिट होता है। तो सूरत स्प्लिट क्या है? इसमें कांग्रेस जो है वो दो पार्टी में डिवाइड हो जाती है, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, और एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो ज़्यादा पॉपुलर थे इन जनता की नज़र में। ठीक है, और ये किस सेशन में हुआ है आपको याद रखना है, सूरत सेशन में हुआ है, इसलिए इसे सूरत स्प्लिट कहते हैं। और कब हुआ ये भी याद रखना है आपको, 1907। तो इस समय जो वाइसरॉय थे वो थे लॉर्ड मिंटो, ये भी आपको याद रखना है। और 1909 में उन्होंने लाया मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट्स 1909। ठीक है, और इसमें इंट्रोड्यूस किया इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स। तो ये एक और अगेन डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स लाने की उन्होंने कोशिश की। ठीक है, और इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के तहत ये रूल लाने की इन्होंने कोशिश की। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि मॉर्ले मिंटो एक्ट जो था 1909 का, उसमें सबसे मेन पॉइंट यही था कि सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स लाने की कोशिश की थी। फिर आते हैं, आगे बढ़ते हैं टाइम पीरियड में। फिर 1911 में पार्टीशन ऑफ बंगाल को रिवोक कर लिया जाता है। ठीक है, और फिर दिल्ली को कैपिटल बना दिया जाता है नया। तो इसी टाइम जो कैपिटल है वो एक तरह से कह सकते हैं शिफ्ट हुआ था फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली। ठीक है, तो 1911 में दो इंपॉर्टेंट चीज हुई, रिवोक हुआ पार्टीशन ऑफ बंगाल और दिल्ली बने नई कैपिटल। और उस समय वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग।
ठीक है, तो आपको ये सारे जो वाइसरॉयज हैं उनके टाइम कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं वो आपको याद रखते जाना है। ठीक है, तो आपको ईयर भी याद रखना है और उसके साथ साथ उसके वाइसरॉयज भी याद रखने हैं। फिर अगर हम टाइम पीरियड में बढ़े तो 1906 में आता है लखनऊ पैक्ट और होम रूल लीग। तो होम रूल मूवमेंट क्या था? होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किया था एनी बेसेंट ने और बाल गंगाधर तिलक ने मिलकर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो एनी बेसेंट जो थी वो फर्स्ट कह सकते हैं वुमेन भी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और बाल गंगाधर तिलक जो थे वो बहुत ही प्रोमिनेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे कांग्रेस के। ठीक है, तो ये इन दोनों ने मिलकर होम रूल मूवमेंट 1916 में स्टार्ट किया था। बीजी तिलक ने इसे पुणे में प्रोपोगेट किया था और एनी बेसेंट ने जो डिफरेंट और भी पार्ट्स ऑफ कंट्री थे उनमें। ठीक है, तो ये था होम रूल लीग के बारे में। 1916 में एक और इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको अभी बताई और वो था लखनऊ पैक्ट। तो लखनऊ पैक्ट क्या था? तो लखनऊ पैक्ट में जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट डिवाइड हो गए थे वो साथ में आए। इसके अलावा मुस्लिम लीग भी साथ में आए। ठीक है, तो लखनऊ पैक्ट के पीछे मोहम्मद अली जिन्ना का बहुत बड़ा रोल माना जाता है, जिसके कारण जो है मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक तरह से उस टाइम पीरियड में एक यूनिटी आई थी। ठीक है, 1916 में, जो कि बाद में फिर से रिफ्ट पैदा हो गई थी ड्यू टू वेरियस रीजंस। ठीक है, तो ये है 1916 कह सकते हैं लास्ट इंपॉर्टेंट जो कुछ हुआ था एक्सट्रीमिस्ट फेज में। फिर आ जाता है गांधीयन फेज। ठीक है, जब 1917 में गांधी जी चंपारण और खेदा के सत्याग्रह स्टार्ट करेंगे तो गांधी जी पॉपुलर बन जाएंगे जनता की नज़र में, तो वहां से स्टार्ट हो जाएगा गांधीयन फेज। तो चलिए कुछ देखते हैं लीडर्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। तो एक्सट्रीमिस्ट फेज के कुछ फेमस जो लीडर्स थे और उनके अचीवमेंट्स के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो इस टाइम में जो सबसे फेमस लीडर्स थे तीन, वो थे लाल बाल पाल। ठीक है, तो लाल बाल पाल इन्हें जो पॉपुलरली कहा जाता था लाल बाल पाल, तीन लीडर्स को मिलाकर। और वो कौन थे? लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, तो ये तीनों तीन पार्ट्स ऑफ कंट्री में थे, एक पंजाब में, एक महाराष्ट्र में और एक बंगाल में। और ये तीनों बहुत ही फेमस कह सकते हैं एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे और इन्होंने काफ़ी बड़ा रोल अदा किया है। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो इन्होंने ही स्वदेशी और बॉयकॉट एक तरह से कह सकते हैं पॉपुलर किया था इंडिया में, और इसलिए इन्हें फादर ऑफ एग्रेसिव नेशनलिज्म भी कहा जाता है। तो इससे पहले प्रेयर और पिटिशन तक ही कांग्रेस सीमित थी, लेकिन स्वदेशी और बॉयकॉट जो कि बाद में गांधी जी ने भी काफ़ी प्रमोट किया, उसके कह सकते हैं जन्मदाता बाल गंगाधर तिलक ही थे। ठीक है, इन्होंने एक वाक्य कहा था कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये जो लाइन है ये बाल गंगाधर तिलक ने कही थी। एसएससी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके अलावा इन्हें फोर रनर ऑफ गांधी भी कहा जाता है। तो इन्हें फोर रनर ऑफ गांधी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट को स्टार्ट किया था। ठीक है, जो बाद में जाके गांधी जी ने काफ़ी यूज़ किया नॉन वायलेंट मेथड से, जिसके कारण अंग्रेज कमज़ोर पड़ी थी। ठीक है, तो याद रखिएगा ये फोर रनर ऑफ गांधी हैं। और जो गोपाल कृष्ण गोखले थे वो थे पॉलिटिकल मेंटर ऑफ गांधी। तो ये दोनों में डिफरेंस है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगर न्यूज़पेपर की बात करें तो इन्होंने मराठा नाम की एक न्यूज़पेपर पब्लिश की थी जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में थी। इसके अलावा केसरी भी पब्लिश की थी जो कि मराठी लैंग्वेज में थी। ठीक है, तो ये थी बाल गंगाधर तिलक के बारे में। अब आते हैं और होम रूल लीग के बारे में। तो मैंने आपको बताया कि होम रूल लीग में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था, जिसमें पुणे में प्रोपोगेट किया था बाल गंगाधर तिलक। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं बिपिन चंद्र पाल के बारे में। ठीक है, तो बिपिन चंद्र पाल का अगर बात करें तो ये तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है कि लाल बाल पाल के एक मेंबर थे। ठीक है, और इसके अलावा इन्हें फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी थॉट्स इन इंडिया भी कहा जाता है। तो फादर ऑफ एग्रेसिव नेशनलिज्म कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को, फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी थॉट्स इन इंडिया कहा जाता है बिपिन चंद्र पाल को। ठीक है, अब बात करें लाला लाजपत राय की, तो ये पंजाब के फेमस लीडर थे और इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। इसके अलावा कभी कभी इन्हें शेरे पंजाब भी कहा जाता था। ठीक है, तो ये थे लाला लाजपत राय के दो टाइटल्स जो इन्हें दिए गए थे पब्लिक द्वारा। इसके अलावा अगर हम न्यूज़पेपर की बात करें तो इनका न्यूज़पेपर था वो था पंजाबी। ठीक है, तो हमने देखा कि बाल गंगाधर तिलक का था मराठी
और लाला लाजपत राय का था पंजाबी। इसके अलावा पीपल भी एक इनका फेमस बुक था। तो चलिए, हमें इतना ही पढ़ना है एक्सट्रीमिस्ट फेज में। आगे जाके हम पढ़ेंगे गांधीयन फेज को और जानेंगे कि गांधी जी ने क्या क्या रोल अदा किया इंडिया के इंडिपेंडेंस में, और इसके साथ साथ ही उनके समय में जो वाइसरॉयज थे हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गुड बाय।